ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है। नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोगों ने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। वी हैव कंप्लीटेड अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में अकर्ड हुआ। लुई 16 राजा थे, मेरी एंटीवा उसमें क्वीन थी। मेन कंट्रीब्यूशन जो था मैंने बताया था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लुई 16 याद रखना है, 1789 में याद रखना है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये दो मेन कंट्रीब्यूशन है ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू द इंटायर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिर मैंने बताया था कि नेशनलिस्ट फीलिंग को जनरेट करने के लिए नेशनलिस्ट पीपल ऑफ फ्रांस के लोगों ने कुछ प्रोविजन किया था और उस प्रोविजन को मैंने कल एक्सप्लेन किया था। आप लोगों को कल मैंने एक्सप्लेन किया था। आई हैव एक्सप्लेन अबाउट देम। आज के वीडियो में जो बेटा हम लोगों को पढ़ना है वो नेपोलियनिक कोड पढ़ना है कि और इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहीं से खत्म हो जाएगा। हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पूरी पढ़ना था, हमें रीजन नहीं पढ़ना था, बस इतना जान लेना था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, क्योंकि ये कॉमन पीपल के राइट के लिए होने वाला पहला रिवोल्ट था। दैट वाज द रीजन। इन द एब्सेंस ऑफ राइट नेशनलिज्म कभी जनरेट नहीं हो सकता। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस वजह से मैंने बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन differ from the other revolution that can be revolt of the England as well as the revolt of the France और अमेरिका। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है बेटे वो पढ़ना है कि जो नेपोलियनिक कोड आया इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज नेपोलियनिक कोड? पिछले बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द नेपोलियनिक कोड। तो बेटा इससे सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है, चाहे नेपोलियनिक कोड कहें या इसी को सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है। 1804 के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपोलियनिक कोड इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804। क्वेश्चन इज व्हाट इज नेपोलियनिक कोड? बेटा क्वेश्चन ये आता है कि नेपोलियनिक कोड क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था बच्चों कि फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बना 1791 में। 1789 में फ्रांस का रिवॉल्ट होता है। लेकिन पहले बच्चों जब रिवॉल्ट के बाद तुरंत फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो बनाया गया बच्चों, लेकिन एक रिपब्लिक कंट्री नहीं बनाया गया। किंग को मेंटेन किया गया और किंग वहां रहे। और 1791 तक ये हुआ कि 1791 तक इट वाज द फेथ या इट वाज द बिलीफ ऑफ द पीपल ऑफ द फ्रांस दैट कि फ्रांस शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च कंट्री मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर राजा तो है बट ही इज ओनली फॉर द नेम, रियल पावर इज प्रेजेंटेड इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड बॉडी। ये आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। और एब्सोल्यूट मोनार्ची के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्च कहा जाता है जहां पर कंप्लीटली किंग के पास पूरे पावर्स हैं। राजा, किंग हैज ऑल द पावर्स, किंग पूरी तरीके से पावरफुल है। किंग के पावर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पावर ऑफ किंग कैन नॉट बी चैलेंजेस। मींस डिवाइन थ्योरी है किंग के पास। माना जाता है कि राजा भगवान का एक रूप है, उसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मोनार्च, वेयर द पावर ऑफ किंग कैन नेवर बी चैलेंजेस या चैलेंज्ड। पावर ऑफ किंग कैन नेवर बी चैलेंज्ड। दैट ऐसा सिस्टम ये मींस पावर किंग इज अबाउंडेड पावरफुल। all the powers that can be judiciary, that can be executive, that can be legislative are present in the hands of the king. Such system is known as absolute monarch. And if the king is only for the name but real power is present in the hands of the king, such system in the hands of the king or real power are present in the hands of the parliament या elected representative members, ऐसे सिस्टम को बेटा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च की तो फ्रांस के लोगों ने आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बेटे फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना के रखना चाहते थे। दे वांटेड टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च इन द फ्रांस। एंड दे वर आल्सो इन द सपोर्ट ऑफ राजा के सपोर्ट में नहीं थे बट राज सिस्टम के सपोर्ट को वो कर रहे थे। दे वर सपोर्टिंग टू द constitutional monarchy and they were not in favor of that king should be eliminated and बट 1791 में बच्चों जब लुई 16 भाग करके ऑस्ट्रिया जाने की कोशिश करते हैं और
एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को डिस्ट्रॉय करके एब्सोल्यूट मोनार्ची एस्टेब्लिश करने की प्लान करते हैं, तो बच्चों तभी उन्हें पकड़ करके फिर टर्मिनेट किया जाता है। बाद में गुलिटिन नाम के मशीन से उन्हें काट भी दिया जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग बच्चों जो आपको पढ़ना है वो ये याद रखना है कि 1791 में फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। फ्रांस का जो हेड बनने लगा वो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस बनने लगा, एंड ही दैट इज इलेक्टेड पर्सन, दैट्स व्हाई द रीजन इन 1791 में फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक कंट्री। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों ये रिपब्लिक, ये फ्रांस का ये सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम या जो रिपब्लिक सिस्टम था, ये डिस्ट्रॉय हुआ फिर से 1791 में। बच्चों कब डिस्ट्रॉय हुआ? 1799 में। और बेटे 1799 में नेपोलियन क्या बना बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन से बच्चों? नेपोलियन और नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस। तो ये फिर से पावर टर्मिनेट हुई 1799 में बच्चों। नेपोलियन, जिसे इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है बच्चों? आप लोग सर्च करके मुझे बताना कि इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो बच्चों मैं बातें कर रहा था, आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में फ्रांस के इस सिस्टम को फिर से डिस्ट्रॉय किया, और फिर से बेटे फ्रांस में उन्होंने फिर से डिक्टेटरशिप को इम्प्लीमेंट किया। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है बेटा? डिक्टेटरशिप मोनार्चियल सिस्टम से थोड़ा डिफर होता है। डिक्टेटरशिप में मोस्टली डिक्टेटरशिप में देखा गया है कि जो डिक्टेटर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से पावर गेन करता है, वो अपॉइंटेड नहीं होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ही पावर गेन करता है, और आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को एकदम एलिमिनेट कर देता है और एक मोनार्चियल रूल जैसा ही इम्प्लीमेंट करता है, और वन पर्सन रूल इम्प्लीमेंट करता है, उसी को बेटा डिक्टेटर कहते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द हिटलर, चाहे वो हिटलर का एग्जाम्पल हो एंड चाहे वो मुसोलिनी हो। जस्ट लाइक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ राइज ऑफ नेशनलिज्म, दैट वाज राइज ऑफ नाजिज्म और हिटलर इन द जर्मनी। एट सेम टाइम्स पहलर में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ राइज ऑफ द मुसोलिनी इन इटली। ठीक है बच्चों, तो मेरे कहने का मतलब आप लोगों को ये है बच्चों कि नेपोलियन जब पावर में आया, और नेपोलियन बोनापार्ट जब पावर में आया, कब आया? 1799 में। तो उसने फ्रांस को एक माइटी एम्पायर कन्वर्ट करने के लिए, ही वांटेड टू कन्वर्ट द फ्रांस माइटी एम्पायर ऑफ द यूरोप, और उसका वो एक्सटेंशन करके ऑल ओवर यूरोप को कैप्चर करना चाहता था अंडर द फ्रांस। कौन बेटा? जो नेपोलियन था वो ऑल ओवर यूरोप को अंडर फ्रांस के कंट्रोल में रहना चाहता था, और फ्रांस को एक माइटी एम्पायर के रूप में कन्वर्ट करना चाहता था। नेपोलियन वांटेड टू कन्वर्ट टू द फ्रांस इनटू ए माइटी एम्पायर and he wanted to conquer all the countries of the Europe. Napoleon wanted to conquer all the countries of the Europe. तो इस वजह से उसने अपने इस अभियान की स्टार्टिंग भी किया। नेपोलियन स्टार्टेड टू कन्क्योर द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप, और उसने इसमें हॉलैंड को जीता, स्विट्जरलैंड को जीता, सम पार्ट ऑफ जर्मनी को जीता। ठीक है, जो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एंड सम पार्ट ऑफ जर्मनी और मतलब मेरे कहने का मतलब उसने यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से को जीतना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़े यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने अपने कंट्रोल में किया। ठीक है, किसने बच्चों? नेपोलियन ने। डायरेक्टली ही हैज हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी, सम माइनी पार्ट ऑफ जर्मनी, इटली, एंड ही वांटेड टू कन्वर्ट फ्रांस इनटू ए माइटी एम्पायर। और उसने अपने इस प्रोसेसिंग की, उसने इस अभियान की स्टार्टिंग किया। ही स्टार्टेड हिज टारगेट। उसने कई देशों को, यूरोप के कई ढेर सारे देशों को अपने कंट्रोल में कर लिया, और प्रेजेंट टाइम के देशों को अपने कंट्रोल में कर लिया। ही हैज कैप्चर्ड many countries of the Europe and has converted to the France a mighty empire of the Europe। और इस तरीके से जब उसने 1804 तक, बच्चों कब तक? 1804 में तक उसने फ्रांस के यूरोप के बहुत बड़े, यूरोप के लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। और जब लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप को, तो आपने इस पूरे एम्पायर में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड पीस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए उसने कलेक्शन ही इंट्रोड्यूस, कलेक्शन ऑफ सम लॉज। तो ये फ्रांस जब उसने कलेक्शन ऑफ सम लॉज को इंट्रोड्यूस किया, तो दोज कलेक्शन ऑफ लॉज कलेक्टिवली नोन एज ए नेपोलियनिक कोड।
ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज नेपोलियनिक कोड? दैट इज द नेपोलियनिक कोड इज द कलेक्शन ऑफ दोज लॉ व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड by the Napoleon in 1804. That's why Napoleonic Code is also known as a civil code of 1804 because it was introduced in 1804. ठीक है, तो अब हम सिंपली अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, इफ वी सिंपली डिफाइन टू द नेपोलियनिक कोड कि नेपोलियनिक कोड क्या होता है, इफ वी अगेन डिफाइन टू द नेपोलियनिक कोड, अगर हम लिखने की भाषा को समझने की कोशिश करें कि नेपोलियनिक कोड क्या होता है, तो आफ्टर कंक्यूरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट नेपोलियन केम इन अ पावर in 1799 in France, and he has also eliminated all the democratic values and republic values of the France and has established the monarchy. He has again times destroyed the democracy of the France and again established the dictatorship in the France, and he wanted to establish a mighty empire to the France in the Europe. That's why the reason he started his target, he has started his vision by conquering the different countries of the Europe like Switzerland, Italy, France, फ्रांस तो था ही, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली and Holland, and he has converted to the France into the mighty empire and to establish peace and effective administrative systems. To establish the peace and effective administrative systems, Napoleon has introduced collection of some laws. Those laws are also known as a Napoleonic. Collection of those laws are known as a Napoleonic Code. तो बच्चों आपको समझ में आया कि नेपोलियनिक कोड क्या है। तो अगर आपसे कोई सिंपली पूछते हैं कि व्हाट इज नेपोलियनिक कोड, तो यू कैन सिंपली दैट दिस इज द कलेक्शन ऑफ दोज लॉ व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रांस बाय द नेपोलियन आफ्टर making a large empire to peace the established and effective administrative system. Collection of those law, a group of those law is known as a Napoleonic Code, which was introduced in 1804. That's why it is also known as a Napoleonic Code of 1804. Napoleonic Code of 1804. सिविल या इसी को हम सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। तो इसका अदर नाम, पिछले बार मैंने बताया ना कि पिछले बार एग्जाम में जो पिछला एग्जाम गया इसमें पूछा था कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द नेपोलियनिक कोड, तो आपको याद होना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको याद होना चाहिए कि सिविल कोड ऑफ 1804 इज द अदर नेम ऑफ द नेपोलियनिक कोड। ठीक है बच्चों, तो अब इस नेपोलियनिक कोड में नेपोलियन ने कौन कौन से प्रोविजन किए, क्या क्या नेपोलियन ने किया, यही चीज में आज पढ़ना है इस टॉपिक में आज कि नेपोलियन ने क्या क्या किया। तो पहला उन्होंने बेटा राइट टू इक्वलिटी स्टेब्लिश किया। ठीक है, ही इस्टेब्लिश राइट टू इक्वलिटी, ही इस्टेब्लिश, तो नेपोलियन हैज एस्टेब्लिश, नेपोलियन ही इस्टेब्लिश राइट टू इक्वलिटी। क्या इस्टेब्लिश किया बच्चों? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, और नेपोलियन से पहले आप लोग जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्ट के पहले फ्रांस का जो सोसाइटी था उसमें कोई इक्वालिटी नहीं थी। सोसाइटी 3 ग्रुपों में बटा हुआ था, क्लर्जी, नॉबल एंड कॉमन पीपल। एंड कॉमन पीपल के पास कोई राइट नहीं थे, सारे राइट्स क्लर्जी और नॉबल पीपल के थ्रू यूज किए जाते थे। और फ्रांस के सोसाइटी में एक हाईली बेटे गैपिंग थी बिटवीन द क्लर्जी नॉबल्स एज वेल एज द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल तो एकदम लाइफ ऑफ स्लेव जीते थे, जबकि क्लर्जी और नॉबल सोसाइटी के लोग एकदम लग्जरियस लाइफ जीते थे। तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिश द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सारे लोग कानून के सामने इक्वल होंगे। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द डिफरेंट पीपल ऑफ द फ्रांस, मतलब फ्रांस के पीपल के साथ कोई डिफरेंस नहीं होगा, सबको इक्वलिटी के साथ एस्टेब्लिशमेंट दिया गया, सबको इक्वलिटी कह गया कि कानून के सामने सब लोग इक्वल है। दैट कैन बी ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द, अब तो क्लर्जी नॉबल का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों की मेंटालिटी में ये भरा था कि हम लोग क्लर्जी और नॉबल ग्रुप से सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी इस लॉ को बेटा कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया और राइट टू इक्वलिटी को एस्टेब्लिश किया गया। और ये कहा गया कि अब सब लोग फ्रांस के सामने इक्वल है, फ्रांस के लॉ के सामने इक्वल है, इक्वली ट्रीट किया जाएगा टू एवरीवन बाय द लॉ। इसके बाद नेपोलियन ने बेटा अपने इन लॉज को नॉट ओनली इंट्रोड्यूस ओनली द फ्रांस, नेपोलियन ने
आपने ये जो लॉ बनाया, दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, पहला पॉइंट एस्टेब्लिश द राइट टू इक्वालिटी, दूसरा पॉइंट बच्चों की नेपोलियन ने जो भी अपने लॉ बनाया ये केवल फ्रांस में इंट्रोड्यूस नहीं किया बल्कि अपने बाकी के एम्पायर, जिसने मैंने बताया था कि नेपोलियन ने एक बहुत बड़े एम्पायर को जीतने के बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया और उस पूरे एम्पायर में नेपोलियन ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया। वो कौन कौन से एरिया थे? हॉलैंड था, फ्रांस, नॉट ओनली फ्रेंच कंट्रोल, जो जिसने जहाँ पर फ्रांस के थ्रू कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया गया था, दैट वाज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। ये सारे एरिया को नेपोलियन ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो यहाँ पूरे एरिया पर उसने इन लॉज को एस्टेब्लिश किया था। तो द लॉज विच या नेपोलियन कोड वाज नॉट इंट्रोड्यूस ओनली इन द फ्रांस, प्रेजेंट फ्रांस, बट इट वाज एस्टेब्लिश ऑल दैट पार्ट विच वाज ऑक्यूपाइड बाय द नेपोलियन। मैंने पूरे अपने एम्पायर में उन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया। इसके बाद फ्यूडलिज्म सिस्टम, फ्यूडलिज्म एज लीगल सिस्टम को बेटा जो था, फ्यूडलिज्म को एंड कर दिया गया, फ्यूडलिज्म को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया। फ्यूडलिज्म क्या होता है बेटे? फ्यूडलिज्म कैन बी कंपेयर विद द इंडियन जमींदारी सिस्टम्स। राजा के अंडर में एक राजा हो गया, मैंने बताया था ना बेटा, पहले राजा होता था, मतलब अंग्रेज होते थे, अंग्रेज अपने अंदर एक मेन जिम्मेदार बनाते थे, वो अपने अंदर जिम्मेदार बनाता तो वो अपने अंडर के जिम्मेदार। इस तरीके जिम्मेदारियों के कई लेवल हो गए थे कि ये कई लेवल ऑफ मतलब लैंडलॉर्ड्स या मनी लेंडर्स जो भी जिम्मेदार थे उनके बहुत लेवल हो गए थे और वो हर अपने लेवल, अपने नीचे वाले लेवल से एक पर्टिकुलर अमाउंट को कलेक्ट करने की बात करता था और वो उतना अमाउंट तो कलेक्ट ही करता था, प्लस में अपने लिए भी अमाउंट कलेक्ट करता था। तो इस तरीके से हर लेवल पर टैक्सेशन बेटा बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। लास्ट में इसका रिजल्ट क्या हुआ कि टैक्सेशन किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेशन इम्प्लीमेंट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके के फ्यूडलिज्म सिस्टम को जिसमें फ्रांस के लोगों को एक हैवी टैक्स के थ्रू कंट्रोल में पास होना पड़ता था, उस सिस्टम को उन्होंने फ्यूडलिज्म को एकदम से एलिमिनेट कर दिया। फ्यूडलिज्म एंड इकोनॉमिक सेक्टर से भी उन्होंने कम्प्लीटली खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि अब टैक्स का कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के थ्रू होगा और कोई फ्यूडल सिस्टम अब काम नहीं करेगा। फ्यूडलिज्म एज इकोनॉमिक सिस्टम्स इन्वॉल्विंग द पेमेंट, ये सब को खत्म कर दिया गया। नोबल मिडिल क्लासेस, और बेटा उन्होंने कहा नोबल हो चाहे मिडिल क्लास हो, नोबल क्लर्जी, अब कोई सोसाइटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एवरीवन इज नाउ द पब्लिक ऑफ द फ्रांस, अब बेटे सब कोई जो है फ्रांस की पब्लिक होगी। एवरीवन इज द सब्जेक्ट ऑफ द फ्रांस, नो वन इज स्पेशल एंड देयर इज नो सोसाइटी क्लासिफिकेशंस एंड देयर विल बी नो, जो बाय बर्थ के बेस पर स्पेशल बेटे स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी ऑन द बेस ऑफ द बर्थ, जो स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी टू द नोबल एंड क्लर्जी ग्रुप को, वो सब के सब एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, ऑल द मतलब चीजें एलिमिनेट कर दी गई जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट करती हो, ऑल दोज थिंग्स वर एलिमिनेटेड एंड नाउ ऑल द पीपल ऑफ द फ्रांस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द फ्रांस, फ्रांस की प्रजा बन गए। ठीक है बच्चों, तो ये किया गया। टैक्सेशन सिस्टम को बेटा मतलब बेटर किया गया। जो टैरिफ बैरियर थे, जो ओल्ड गिल्ड्स थे, मैंने बताया था गिल्ड्स आर बेटा गिल्ड्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस स्पेशली फ्रॉम द ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स वगैरह, जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया के हमने चुंगी को से कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर चुंगी ली जाती थी जब ट्रेडर बेटा अपने मटेरियल को लेके जाता था, तो एक पर्टिकुलर जगहों पर, कुछ जगहों पर एक स्टाफ बनाया जाता था, वहां पर से बेटा एक टैक्स व्यापारियों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था जिसे चुंगी के नाम से जाना जाता था। तो उस सिस्टम को उन्होंने एलिमिनेट किया और उन्होंने ओल्ड गिल्ड्स जो थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे या जो भी बेटे रिस्पॉन्सिबल थे, टेरिफ बैरियर थे, जो व्यापार करने में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करते थे बाय अप्लाइंग द टैक्सेस, या ओल्ड गिल्ड्स कह सकते हैं, ट्रेडिशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, उसको भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। नेपोलियन हैज एलिमिनेटेड ऑल दैट, उसको भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। ओल्ड, तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड गिल्ड्स कहा जाता है बेटा, जो ओल्ड गिल्ड्स कहा जाता है जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन थे रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ द टैक्सेशन फ्रॉम द ट्रेडर्स, तो उन्हें गिल्ड्स कहा जाता था। हर गिल्ड अलग अलग होती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो वो टेरिफ बैरियर को रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया गया। मैंने पहले बताया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी बेसिक, उस समय के हिसाब से बेटा वेरी बेसिक चीज होती थी फॉर द मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रिजर्व द मतलब पूरे कंट्री में
कंट्रोल करने के लिए, अपने पूरे एम्पायर में कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुड बी वेरी मच एडवांस, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे एम्पायर में किस एरिया में क्या हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन राजा के पास होनी चाहिए, और ये पॉसिबल है बाय स्ट्रांग कम्युनिकेशन सिस्टम्स। एंड अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी एपेडमिक के समय कोई भी मटेरियल को सेंड करने की, या एज वेल एज आर्मी को जरूरत पड़ने पर मे बी पॉसिबल, बिकॉज ऑन द केस ऑफ द अटैक और रिवोल्ट आर्मी को जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। इट वाज पॉसिबल बाय द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो नेपोलियन ने बेटे अपने एम्पायर में एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने के लिए बेटा उन्होंने जो अपने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग किया। पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिसियंस एंड बिजनेसमैन बिगेन टू रिलीज एंड दीज इकोनॉमिक मेजर्स, और सबको बेटा इस चीज़ों से काफ़ी प्रॉफिट हुआ। तो फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते, तो ये नेपोलियनिक कोड था बच्चों, जो अब नेपोलियनिक कोड के थ्रू क्या किया गया कि फ्रांस में इक्वलिटी स्टेब्लिश कर दी गई। मैंने पहले बताया था कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी कर दी गई थी, जैसे स्टेट जनरल का नाम बदल करके जो वहाँ की नेशनल असेंबली कर दिया गया था, फ्लैग को चेंज कर दिया गया था जो कि रॉयल्टी को शो कर रहा था, उसको हटा करके बेटे कंट्री के नाम पे, नेशंस के नाम पर नेशन फ्लैग बनाया गया। और जो ओथ ली जाती थी दैट हैज स्टार्टेड टेकन ऑन द नेम ऑफ द कंट्री। पहले क्या जाता था, ओथ जो ली जाती थी वो ऑन द नेम ऑफ द किंग ली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड के बेटे नेशनल सॉन्ग को पढ़ो तो आज भी वहाँ किंग की प्रेज पे ही वो नेशनल सॉन्ग है। तो मेरे कहने का मतलब है ये सब खत्म किया गया और इसकी जगह पर नेशन स्टेट को प्रायोरिटी दी गई। तो नेपोलियन तो ऐसे कोई डेमोक्रेटिक नहीं था कि वो नेशन स्टेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता, लेकिन फिर भी उसके समय नेशन स्टेट की प्रायोरिटी थी। इक्वलिटी स्टेब्लिश की गई और बिफोर द इक्वलिटी वाज स्टेब्लिश बिफोर द, मैंने पहले बताया नेपोलियनिक कोड क्या था। नेपोलियनिक कोड आफ्टर सेटल्ड अ वेरी लार्ज एम्पायर, नेपोलियन हैज इंट्रोड्यूस कलेक्शन ऑफ लॉ to maintain the law and order and effective administrative system and peace in his all over empire. Napoleon has also introduced collection of some laws in 1804. That's why these laws are come to known as a Napoleonic Code of 1804. फिर आफ्टर दैट मैंने एक्सप्लेन किया कि बेटे नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया और उस एम्पायर में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ सम लॉज को इंट्रोड्यूस किया जिन्हें नेपोलियनिक कोड कहा जाता है, क्योंकि दे वर इंट्रोड्यूस इन 1804। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज ए नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ द 1804, जिसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ एस्टेब्लिश किया गया। दीज वेर नॉट ओनली इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस बट ऑल दोज एरिया दे वेर आल्सो इंट्रोड्यूस ऑल दोज एरिया व्हिच वर ऑक्युपाइड बाय द नेपोलियन एंड लाइक जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली। इन जगहों पर भी क्या नाम से बेटा इंट्रोड्यूस किया गया। फ्यूडलिज्म सिस्टम को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया। फ्यूडलिज्म एंड इफेक्टिव सेंट्रलाइज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। नोबल क्लासेस, पीजेंट, सबके बेटे जो स्पेशल जो बाई बर्थ के बेस पर जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता था वो सब खत्म कर दिया गया। एंड नाउ सबको एवरीवन बिकम्स नाउ द सब्जेक्ट ऑफ द फ्रांस। अब हर कोई फ्रांस की एक प्रजा बन गए। जो फ्रांस की प्रजा बन गए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग किया गया और जो ओल्ड गिल्ड्स थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस वो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिए गए और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 है जिसको मैंने पढ़ाया। आप लोग इसकी नोट्स भी बनाते चलिएगा, नोट्स अपने से खुद से बनाने की आदत डालिएगा और एक एक पॉइंट लिखिएगा और उन्हें याद करते चलिएगा, बेटर होगा। ओके बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट इमर्जेंस एंड आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म इन और द नेशन स्टेट। ये पॉइंट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वीडियो हमारा छोटा होता है अभी हम देखते हैं तो फिर हम